पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं अपने पोर्टफोलियो के हवाले से बात करूंगा कि इस वक्त जो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके 5 बेहतरीन परफॉर्मर स्टॉक्स कौन से हैं, और साथ साथ मैं 3 ऐसे स्टॉक्स का भी जिक्र करूंगा कि जो अपनी प्राइस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे ये हैं कि ये जो कंपनीज़ हैं फंडामेंटली बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और ये दोबारा से राइज़ कर सकती हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके साथ थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस इस सेंस में शेयर किया जाए कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि मेरी जो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है या गोल्स होती हैं वो कैसे हैं, और साथ साथ ये बताना भी कि मैं किस तरह अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहा होता हूँ और किस तरह मैंने एक्सेल शीट्स बना के जितने भी मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना और उनको फिर देखना, ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर रहा होता हूँ। याद रहे कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ज़रूरी नहीं कि वही आपकी स्ट्रेटजी भी हो। हर शख्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो गोल्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। अब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे लिए इस वक्त जो मेरा स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो है उससे रनिंग इनकम जनरेट करके कोई किचन चलाना या अपने रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस को पूरा करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि लॉन्ग टर्म में मेरा पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बने। यही वजह है कि मैं 80-20 रूल को फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें यह है कि 80% जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वो ब्लू चिप्स में होती है और ऐसे स्टॉक्स में होती है जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और जो 20% जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वो या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होती है या फिर ऐसे स्टॉक्स में होती है कि जिनमें मैं बहुत जल्दी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एग्जिट भी कर लेता हूँ और दोबारा एंट्री भी कर लेता हूँ। तो अब मैं 5 उन स्टॉक्स का ज़िक्र करूँगा जो कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। इसमें जो पहले नंबर पे है वो पावर सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है हबको, दी हब पावर कंपनी। और इस कंपनी के स्टॉक्स में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। और अभी जो रिसेंटली अगर मैं बात करूँ जो मेरी स्टॉक्स जो जो मेरी होल्डिंग है उसमें मुझे 28% गेन मिल चुका है, जिस प्राइस पे मैंने इसको ख़रीदा था। आज की डेट में अगर इसकी जो प्राइस है उसकी बात करूँ, और साथ-साथ मुझे 12% से ज़्यादा का डिविडेंड भी मिल चुका है। ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये पिछले कुछ तकरीबन 1 साल या उसके लगभग हुई है, उससे पुरानी नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको में जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसको मैंने एक अच्छे प्रॉफ़िट टेकिंग पोज़ीशन के ऊपर मैंने प्रॉफ़िट ले लिया था। अब मेरी एक और स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि हर स्टॉक के लिए जो मैं अपनी एक ज़ाती एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, तो उसमें एक फ़ॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है और मैंने अपनी एक टारगेट प्राइस सेट की होती है। अब डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज़ किसी में मैंने 20%, 30%, 40% या इस तरह के कुछ थ्रेशोल्ड रखे होते हैं कि जो ही इस टारगेट को ये शेयर अगर मैच कर जाता है तो उसके बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ, और ज़्यादातर ये डिसीजन होता है कि फिर उसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स में सेट नहीं करता, बल्कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना प्रेफर करता हूँ। अब इस कंपनी के केस में 28% से ज़्यादा का गेन मुझे मिल चुका है और 12% से ज़्यादा जो इसकी डिविडेंड भी मुझे मिल चुका है। 12% से ज़्यादा का मतलब ये है कि जितनी मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से 12% जो पैसा है वो मुझे डिविडेंड की मद में 12% से ज़्यादा मिल चुका है। तो गोल ये होती है कि एक टाइम ऐसा आएगा विद इन शॉर्ट पीरियड, क्योंकि जो पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स देती हैं और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि जून के रिजल्ट्स के साथ आपको एक और अच्छा डिविडेंड दे सकता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि विद इन फ्यू ईयर्स इसमें जितनी मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी मुझे डिविडेंड की मद में मिल जाए। तो फिर जितना भी मेरे शेयर की प्राइस है वो जितनी भी ऊपर जाती है, जहाँ पे भी होती है, तो वो मेरे लिए खालिस मुनाफा ही कंसीडर किया जाएगा। अब जो दूसरी कंपनी मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में जो रीसेंट थोड़े से अरसे में मैंने ऐड किया है, उससे पहले इस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट जितनी भी मैं करता रहा हूँ उसको मैं प्रॉफिट टेकिंग करता रहा हूँ। इस वक्त ये मेरे लिए 12% से ज़्यादा गेन दे चुका है, और वो कंपनी है ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक कंपनी है। अब यहाँ पर डिविडेंड में मैंने नो इसलिए लिखा है कि ये मैंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में दोबारा से ऐड किया है, तो उसके बाद इसने ऐसा कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। लेकिन ये वो कंपनी है, वो ब्लू चिप कंपनी है जो कि मुसलसल आपको क्वार्टरली बेसिस पे भी डिविडेंड दे रही होती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसके हवाले से, और अभी रिसेंटली इसकी जो रैली है वो भी बड़ी अच्छी जा रही है, और ऑलरेडी मुझे 12% से ज़्यादा का इसमें गेन हासिल हो चुका है। अब इसके लिए जो मैंने टारगेट सेट किया वो 30% का है। जब 30% इसकी प्राइस आप चली जाएगी मेरी बाइंग प्राइस से, तो फिर मैं इरादा रखता हूँ कि मैं इसको इसमें से दोबारा प्रॉफिट टेकिंग कर लूँगा। जो तीसरी कंपनी है वो भी पावर सेक्टर की है, निशात चूनिया पावर लिमिटेड, और ये एक छोटा स्टॉक है लेकिन एक ऐसा तगड़ा स्टॉक है कि जो अच्छे डिविडेंड भी दे रहा होता है।
अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि 123% से ज़्यादा का मुझे प्रॉफिट हो चुका है इसमें, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि मुझे बोनस शेयर्स मिले थे। निशात चूनिया लिमिटेड की मेरे पास शेयर्स थे, तो उसने जो निशात चूनिया पावर लिमिटेड है, इसके शेयर्स एक स्पेशल डिविडेंड के तौर पे, ये बोनस के तौर पे दिए थे अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो भी मेरे पास हैं। तो ओवरऑल मिला के जो मेरी बाइंग है, उस जो जितने में मैंने बाइंग की थी उससे डबल से भी ज़्यादा इसकी प्राइस हो चुकी है। 123% का गेन मुझे मिल चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 123% का गेन मिल चुका है तो मैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि अभी भी पावर कंपनीज़ को काफ़ी सारा पैसा मिला है, और एक्सपेक्टेड है कि जून के बाद ये एक अच्छा डिविडेंड भी देंगी, जिसमें निशात चूनिया पावर भी शामिल है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि उस टाइम को भी मैं अपने कैपिटलाइज कर सकूँ, और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद इसकी प्राइस भी ऊपर जा सकती है, तो उस पर मेरे पास एक ऑप्शन ये होगा कि मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, इसको हायर प्राइस के ऊपर बेचे, और उस सिचुएशन में मे बी कि 150% से भी ऊपर चला जाए जो मेरा गेन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उस वक्त भी डिविडेंड लेके मज़ीद इसको होल्ड किए रखूँ, और जो 80% वो शेयर जो कि मैं लॉन्ग टर्म के रखता हूँ उसके लिए इसको कंसिडर कर लूँ। और यहाँ पर मुझे 30% से ज़्यादा का डिविडेंड भी मिल चुका है, तो ओवरऑल कुल मिला के इस कंपनी में मेरे मज़े ही मज़े हैं, और बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्म किया है। याद रहे कि ये जो स्टॉक है ये कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं करता, इसकी बीटा वैल्यू कम है, और इसका जो शेयर की प्राइस है वो इस वक्त मेरे ख्याल में 17 या 18 के करीब है। लेकिन नॉर्मली ये इसी रेंज के अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करती रहती है, 13 रुपये और 18 रुपये के बीच बीच में। जो चौथी कंपनी है वो फर्टिलाइजर सेक्टर की है, ईफर्ट यानी एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू चिप स्टॉक है। और इसमें भी जो मेरी रीसेंट एंट्री है वो कुछ ज़्यादा अरसा पुरानी नहीं है, कुछ ही ऐसा पहले, क्योंकि पहले जो मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट्स थी वो मैंने कैपिटलाइज कर ली थी और उसमें मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। और अभी जो मेरी रीसेंट इसमें इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे 11% से ज़्यादा का कैपिटल गेन मिल चुका है, यानी कि पेपर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको बेचा नहीं है। और साथ साथ मुझे 10% से ज़्यादा का इसमें डिविडेंड भी मिल चुका है। तो एक अच्छी कंपनी है और अच्छे डिविडेंड देती है, और इस कंपनी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए अब रखना चाह रहा हूँ, और कोशिश ये होगी कि इसमें मज़ीद एक्यूमुलेशन की जाए, मज़ीद शेयर इसमें ऐड किए जाएँ, और इसको मैं अपने फ्यूचर के लिए अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंटिन्यूसली ऐड ऑन करता रहूँगा। पांचवी जो कंपनी है वो है बेस्टवे सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट सेक्टर की कंपनी। और ये एक स्लो शेयर है इन द सेंस के इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं हो रही होती, और कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं होती। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। 24% से ज़ायद का मुझे कैपिटल गेन मिल चुका है। इसकी जो करंट प्राइस है आई थिंक 151 है, और मैंने जब ख़रीदा था तो वो शायद कोई 120 समथिंग में ख़रीदा था। और साथ साथ इसमें 13% से ज़्यादा जो मेरी इन्वेस्टमेंट के जो टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें की है उसका 13% से ज़ायद जो है ना वो मुझे डिविडेंड में भी वापस आ चुका है। तो ये भी एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, रेगुलरली आपको डिविडेंड दे रही होती है, और एक स्ट्रॉन्ग शेयर है सीमेंट सेक्टर का। और इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसको भी मेरी कोशिश यही होगी कि इसमें मज़ीद ऐड ऑन करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए। अब ये वो 5 कंपनीज़ थी जिसमें मेरे जो रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनीज़ में से मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ, इसलिए सारी कंपनीज़ को यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं है। जिसमें प्रॉफिट टेकिंग कर ली और खा पी लिया उसका ज़िक्र करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वो कंपनीज़ हैं जो एज़ ऑफ़ नाउ भी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। अब हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नहीं है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, कहीं-कहीं पे आपके जो डिसीजंस होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसमें आप मार भी खा जाते हैं, तो उनका ज़िक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ़ आपको एक रोज़ी पिक्चर दिखाना ही मेरा मकसद नहीं है। तो अब 3 ऐसी कंपनीज़ की मैं बात करूँगा कि जिसमें मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी नीचे चली गई है, लेकिन इसके बावजूद मैंने फ़िलहाल उनको होल्ड किया हुआ है। इसमें जो पहली कंपनी है वो निशात चूनिया लिमिटेड है, और ये टेक्सटाइल कॉम्पोजिट सेक्टर की कंपनी है। माजी में जो टेक्सटाइल सेक्टर जब अच्छा उरूज पे था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उस ज़माने में ये कंपनी एक बेहतरीन डिविडेंड के लिए मशहूर थी। यही वजह है कि उस वक्त मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, और मैंने शुरू के वक्त में जब ये डिविडेंड दे रही थी तो 2% से ज़्यादा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका डिविडेंड भी हासिल किया, जो कि बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन इस शेयर की प्राइस 36% गिर चुकी है उस प्राइस से जिसमें मैंने इसको बाय किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना ज़्यादा नीचे गिर चुकी है तो मैंने इसको बेचा क्यों नहीं, स्टॉप लॉस वगैरह क्यों नहीं लगाया। तो जो ट्रेडर हजरात होते हैं या जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, वो तो स्टॉप लॉस के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी थी इसमें, इसको मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था, इसलिए वो नीचे भी जाता रहा फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक रहा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी अमाउंट मैंने नहीं लगाई हुई, और ऐसा कोई ऐसी अमाउंट भी नहीं है कि जो मुझे इमीडिएट बेसिस पे चाहिए।
तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखूँ, क्योंकि एक वक्त था ये 48% नीचे चला गया था, लेकिन वापस बेहतर होकर 36% पे है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब भी टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा, तो ये वो सेक्टर है जो ये वो कंपनी है जो टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरीन कंपनीज़ में से एक कंपनी है, तो ये दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है कि इसको इमीडिएट बेसिस पे लॉस के ऊपर बेचूँ, क्योंकि मेरी वैसे भी ये स्ट्रेटजी होती है कि लॉस में बेचने से बेहतर है कि कुछ अर्सा मज़ीद वेट कर लिया जाए। अब जो दूसरी कंपनी है जिसमें मैं काफ़ी लॉस में जा चुका हूँ, वो है ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर की या स्टील सेक्टर की कंपनी है। स्टील सेक्टर में ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ अर्से में जिस तरह स्टील सेक्टर मार खा रहा था, उसकी वजह से ये भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, और इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 17% नीचे चली गई है। अभी एक वक्त था कि जब तकरीबन 30% के करीब लॉस मुझे हो रहा था, लेकिन फिर रिवाइव हुआ, कुछ बेहतर हुआ और 17% पे है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मुझे फिर भी कुछ ना कुछ डिविडेंड भी मिल रहा है। 9% जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में डिविडेंड में वापस आ गई है। तो अगर 17% लॉस है, 9% डिविडेंड में आ गया, तो इन एक्चुअल में मुझे सिर्फ 8% का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। तो स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसमें वापस मुझे प्रॉफिट की तरफ जाना है, लेकिन इस कंपनी के साथ मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इन जनरल देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है इसका। और जब भी पाकिस्तान में दोबारा से इंडस्ट्री अगर रिवाइव होती है, जैसे अभी IMF की डील के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, तो अगर रियल सेंस में इकानमी बेहतर हो जाती है और पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह बेहतर तौर पे चलना शुरू हो जाती है, तो ज़ाहिर है फिर स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और इससे जो एसोसिएटेड दीगर सेक्टर्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में ISL के भी वापस ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस हैं, इसलिए इसको मैंने होल्ड रखना है। अब जो तीसरी कंपनी है वो भी एक मेरी बड़ी फेवरेट कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे अभी तक लॉस दे रही है, वो है EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। और केमिकल सेक्टर की इस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रखी है, इसलिए वक्ती तौर पर अगर मुझे 13% का इसमें लॉस हो भी चुका है तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इट्स अ गुड कंपनी एंड आई नो के इन फ्यूचर इट विल परफॉर्म बेटर एंड इट विल रीबाउंड। डिविडेंड इसमें मुझे 7% से ज़्यादा का मिल चुका है, तो इसलिए टोटल मिला के अगर देखें तो तकरीबन 6% का मेरा जो रह गया है डिफरेंस एक्चुअल में जो मेरा लॉस है उसका। तो इट्स स्टिल अ गुड शेयर, और मैं उम्मीद हूँ इसके बारे में भी कि ये दोबारा से रिबाउंड करेगा, बेहतर जाएगा। तो ओवरऑल ये थे वो 3 शेयर जिसके अंदर मैं इस वक्त लॉस में हूँ, इसके बावजूद मैं उनको होल्ड किए हुए हूँ, और 5 मैंने आपके साथ वो शेयर डिस्कस किए कि जिनमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पोर्टफोलियो की जो इस वक्त पोजीशन है, जिसको मैं अपनी एक्सेल शीट के ज़रिए एवेलुएट कर रहा होता हूँ, तो पिछले कुछ अरसे में जब स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे जा रही थी, तकरीबन ये था कि मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कुछ कम हुई थी। लॉस में तो खैर नहीं गया, मैं प्रॉफिट में ही हूँ, लेकिन ये था कि कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कंपेयर टू व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री, और जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसके लिहाज से देखा जाए तो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स मैंने रखे हुए हैं वो अब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स को रखते हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ को, कि जहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और पोटेंशियली आपका कैपिटल गेन भी हो सकता है, और जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो उसका वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ले रहे होते हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप उसमें फ़ायदा ही उठाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और शॉर्ट टर्म सोचते हैं, और ख़ासतौर पर अगर आप ट्रेडर हैं, तो फिर उस केस में तो टोटल आपकी साइंस ही डिफरेंट होगी, आपकी प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट होंगी। फिर तो आप टेक्निकल्स के ऊपर खेल रहे होंगे, स्टॉप लॉसेस लगा रहे होंगे। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग। मेरा जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म फोकस्ड है, और मेरा जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है वो ऐसा पैसा नहीं है कि जिसको मुझे इमीडिएट निकाल के यूज़ करना है। इट इज़ समथिंग विच आई कैन प्ले विद, और ये वो पैसा है जिसको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ विद द स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी ओनली। सो इट्स प्रिटी मच गुड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो फ्यूचर में मज़ीद बेहतर तौर पे पॉलिश होगा, इम्प्रूव होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपसे हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मांग रही होती है वो टाइम एंड पेशेंस होता है। लॉन्ग टर्म में लाजमी बात है कि आप प्रॉफिट में ही जाएंगे, लेकिन अगर आप पैनिक करते हैं, जल्दी जल्दी से चीज़ें बेच देते हैं, टेंशन ले लेते हैं और स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि अप एंड डाउन जो होते हैं वो हर बिज़नेस में होते हैं, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट का भी यही हाल है, इसमें ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। अभी जैसे पिछले 2-3 दिन से देखें तो बड़ी चांदी हो रही है, सब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की चीज़ें ऊपर जा रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ऊपर ही जा रही हूँ, क्योंकि इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ती है तो चीज़ ऊपर जाती है, फिर जब सप्लाई ओवर सप्लाई हो जाता है, स्टॉक मार्केट की टर्म में बात करें तो ओवर बाट और ओवर सोल्ड हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर स्टॉक मार्केट में प्राइस की जो है ना वो रिवर्सल होती रहती है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फूड फॉर थॉट साबित होगी और आप अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को भी इवेलुएट करेंगे
और समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो आपके स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें से किस में आपने क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और क्या स्टेप्स लेने हैं और अपने पोर्टफोलियो को कैसे बेहतर तौर पे बिल्ड करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।